हेलो। बच्चों, ये वीडियो जो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का है। ठीक है। और ये टॉपिक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, हाउ टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल स्टेटस। ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस इमेज को देख लीजिए। यहाँ पर जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, मैं जो पूरा सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर, ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1793, या इसके बाद भी थे ये। कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि जब भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। सो अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने अपने को परमानेंटली रेगुलरली इनकम जनरेट करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जो कि कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। आइए उसी पर हम आज अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे, जब तो दिखेगा आपको, द इकोनॉमी वाज इन ड्यून। इफ द इकोनॉमी वाज इन ड्यून, अगर भाई अर्थव्यवस्था आपकी बर्बाद है, तो कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, क्या कंपनी उम्मीद कर सकती है उनको लगातार जो है रेवेन्यू या राजस्व जो है कर मिलता रहेगा? नहीं। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। यानी बहुत सारे कंपनी के अधिकारी अब ये सोचने लग गए कि जो खेती है, जो जमीन है, उसमें निवेश किया जाए, यानी कि जमीन को उर्वर, फर्टाइल, उपजाऊ बनाने के प्रयास किया जाए, जिससे कि खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, जमीन का सुधार हो। खेती को बढ़ावा मिलेगा तो लोग उत्पादन करेंगे और फिर कर भी देंगे, टैक्स भी देंगे, टैक्स देंगे तो कंपनी को लगातार इनकम मिलेगी। क्योंकि आपने देखा है पिछले वीडियो में कि वहां पर खेती जो हो गई वो बर्बाद हो रही है और प्रोडक्शन भी डाउन हो रहा है वहां पर, क्लॉथ प्रोडक्शन। ठीक है। सो अब कैसे यहाँ पर खेती में, खेती का विकास होता और कैसे इनको इनकम मिलती, ये बात आगे देखनी है। हाउ वाज दिस टू बी डन, कैसे ये किया जा सकता था कि लगातार इनकम भी मिले, खेती भी इंप्रूव हो जाए? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, अब 2 दशकों तक तो चर्चा करते रहे, करें क्या, पैसा लगातार चाहिए, कर चाहिए, फार्मर्स भी टैक्स दे दें, खेती बर्बाद हो रही है, कैसे करें, कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। तो 1765 से 1775 फिर 85 तक ऐसे ही चलता रहा। और द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1793। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कंपनी कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 बाय द टर्म्स ऑफ द settlement, the rajas and तालुकदार्स were recognized as जमींदार। अब इसमें क्या किया गया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो राजा होते थे, पुराने पुराने छोटे छोटे राजा, जो लोकल नवाब, लोकल राजा होते थे, उनको बोला कि आप जो है यहाँ पर जो है जमींदार बन जाइए, हमारे हमारी तरफ से आप जमीन के मालिक हैं, यू आर द ऑफिसर ऑफ द लैंड, यू विल होल्ड द कंप्लीट बिग पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, जमींदार होंगे आप। और आपको करना क्या है, इन जमींदारों को क्या कहा अंग्रेजों ने, यू आस्क टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। मतलब कि है आप पूरी जमीन के मालिक हैं, इस जमीन से जो किराया आएगा, जो टैक्स आएगा, जो कर आएगा, वो सारा आप इकट्ठा करिए, और ये जो रेवेन्यू है, जो टैक्स आप जो इकट्ठा करेंगे, वो कंपनी को दे दीजिए। ये जमींदारों के लिए कहा गया। इसके बदले में इनको थोड़ा बहुत सुविधाएं मिलनी थी, और चीजें भी हैं। The amount to be paid was fixed permanently. The main feature of this permanent settlement system was the amount, the revenue, the tax, the money which was given by the farmers to the जमींदार and जमींदार to the company was fixed once. एक ही बार फिक्स कर दिया इन्होंने टैक्स को, भाई 10 रुपए 5 साल तक दोगे तो 10 ही रुपए दोगे, न घटाएंगे न बढ़ाएंगे। ठीक है। सो दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन द फ्यूचर, भविष्य में नहीं बढ़ाएंगे। एंड इट वाज फेल्ट दैट this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। मतलब इससे क्या हो जाएगा, इससे एक तो जो है कंपनी को लगातार जो है पैसा मिलेगा,
रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, और उसका खजाना, कॉफर खजाना, राजकोष भर जाएगा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। एट द सेम टाइम जमींदार भी इनकरेज हो जाएंगे। जमींदार क्या होंगे? जमींदार क्या करेंगे? जो नई नई जमीनें होंगी, बंजर जमीनें होंगी, वहां पर खेती करने में, उत्पादन बढ़ाने में रुचि लेंगे, ज्यादा बैल लगाएंगे, ज्यादा खाद लगाएंगे, श्रम लगाएंगे भाई, इंप्रूव करेंगे लैंड, तो ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। देखिए देना तो 10 ही रुपया है, अगर 20 रुपए कमाते तो 10 बाकी जमींदार को हो गए। कई चीजें हो सकती है, ठीक है, तो ये हो गया। सिंस the revenue demand of the state would not be increased, the जमींदार would benefit from increased production from the land। अगर जो है रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, आप देखिए स्टेट तो है अपना राजस्व की मांग तो बढ़ाएंगे नहीं, कंपनी वाले पहले फिक्स कर दिया, तो जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। अब अगर ज्यादा उत्पादन होता है तो जमींदार क्या है, जो बढ़ा हुआ उत्पादन होगा उससे लाभ उठाएगा। मान लीजिए उन्होंने बोला जमींदार को आप हमें खेती, मान लीजिए जमींदार को बोला गया भाई साहब आपके अंदर में इतनी बड़ी जमीन है जिसके अंदर आपको मिलेंगे 10 गांव, इस 10 गांव से जमींदार को कंपनी को देने हैं कुल मिलाकर के 100 रुपए, ठीक है। अब मान लीजिए इन 10 गांव से 100 रुपए देने हैं, ये फिक्स है 5 साल के लिए, और जमींदार साहब चाहें तो वहां से 150 रुपए लायक उत्पादन कर दें, ठीक है, बंजर जमीन को भी कर सकते हैं उत्पादित, बचे 50 रुपए तो ये हो जाएंगे जमींदार साहब के, 100 रुपए कंपनी ने मांगने ही है। भविष्य में क्या होगा, 5 साल बाद कंपनी फिर बोल देगी कि भैया इस समय तुम 150 दोगे, क्योंकि वो जो बंजर होगी इसको जमींदार तब तक उत्पादन लायक बना चुका होगा। मतलब ये ताकि जमींदार इसमें इंटरेस्ट ले। तो कुल मिलाकर के इससे में क्या जानकारी मिलती है मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो है ये तो हो गया पैराग्राफ वाली एनसीईआरटी वाली बात। अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बनता है व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बनता है, व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इन विच ईयर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, किस साल इसको यहाँ पर लागू किया गया था। Who was the Governor General when the permanent settlement system were introduced in India। ठीक है, ये भी हो गया तीसरा क्वेश्चन। ओके, who were appointed as the collector of revenue by the East India Company in permanent settlement system। किनको नियुक्त किया गया कि भैया कलेक्ट करिए रेवेन्यू पब्लिक से, कौन थे वो लोग, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड वाई द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इस तरह से आपका वीडियो समाप्त होता है, आगे देखते रहिएगा और समझने की इसको कोशिश करेगा। थैंक यू, थैंक यू।